रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों। प्रीवियस लेक्चर में बेटा हमने 7.1 एक्सरसाइज की थी। आज हम 7.2 के बारे में कुछ डिस्कशन करेंगे। बेटा 7.2 एक्सरसाइज करने से पहले हमारे पास जो कंसेप्ट है कॉम्बिनेशन का और परमुटेशन का वो होना ज़रूरी है जी। हमारे पास है परमुटेशन और दूसरी चीज़ हमारे पास है बेटा कॉम्बिनेशन। पहले हम इन दोनों की डेफिनेशंस के बारे में समझेंगे ताकि हमारा जो कॉन्सेप्ट है इसके बारे में वो क्लियर हो सके। उसके बाद फिर क्वेश्चन की तरफ आएंगे। बेटा परमुटेशन बेसिकली क्या है? परमुटेशन मेरे पास अरेंजमेंट होती है। अरेंजमेंट मतलब क्या हुआ कि जैसे मेरे पास दो नंबर्स की स्पेस है, मेरे पास नंबर है 2 और 3। तो यहाँ पे मैं 2 लगा सकता हूँ, यहाँ पे 3 लगा दिया तो 23 बन गया। अगर 3 को पहले यूज़ कर लेता हूँ 2 को बाद में तो ये 32 बन गया। पता ये लगा कि नंबर्स की जगह चेंज करने से या इनका ऑर्डर चेंज करने से नंबर्स की वैल्यू भी डिफरेंट हो जाती है। 23 है, ये 32 है। तो यहाँ से पता लगा कि ये जो है इसमें ऑर्डर जो है मैटर कर रहा होता है। मतलब कि ऑर्डर के चेंज करने से वैल्यू पे भी फर्क पड़ रहा होता है अरेंजमेंट में या परमुटेशन में। परमुटेशन में क्या आता है बेटा, जो नंबर्स हैं उनकी जगह चेंज करने से या उनका ऑर्डर चेंज करने से वैल्यू पे क्या पड़ रहा था, इफेक्ट पड़ रहा होता है। तो आप कह सकते हैं कि इसमें जो ऑर्डर है वो मैटर कर रहा होता है। कॉम्बिनेशन जो है बेटा, कॉम्बिनेशन को हम कहते हैं सिलेक्शन या बेटा फिर हम इसको चॉइसेस भी कहते हैं। सिलेक्शन भी कहते हैं या फिर चॉइसेस भी कहते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक स्कूल की बैडमिंटन की टीम है जिसमें 3 खिलाड़ी हैं, अली है, उस्मान है और उमर है। हमने यहाँ से 2 लड़के सिलेक्ट करने हैं जो अच्छा बैडमिंटन खेलते हैं। तो जब एक टीम बनाई तो मैंने एक अली को सिलेक्ट कर लिया और उस्मान को सिलेक्ट कर लिया। दूसरे टीचर ने क्या किया, किसी और टीचर से सिलेक्शन कराई तो उसने उस्मान को पहले सिलेक्ट कर लिया, फिर बाद में अली को सिलेक्ट कर लिया। तो बेटा देखिए इसमें अली पहले था, उस्मान बाद में था। तो टीम मिलके देखा तो दोनों प्लेयर एक ही है इस टीम में। इस टीम में आए, टीम नंबर ए कह लेते हैं इसको टीम नंबर बी कह लेते हैं। ए टीम में बेटा वही प्लेयर है, अली पहले आ गया, उस्मान बाद में आ गया। तो टीम से मैं टीम पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, या उस्मान पहले ले लेते हैं, अली बाद में ले लेते हैं, दोनों टीम में फिर क्या है बेटा सेम ही है। तो यहाँ पे हमने देखा कि यहाँ पे जो ऑर्डर है, ऑर्डर डज नॉट मैटर। जो बेटा नंबर्स का जो ऑर्डर है वो मैटर ना कर रहा हो तो वो हमारे पास कॉम्बिनेशन में आता है, और इसमें ऑर्डर जो है मैटर कर रहा हो वो बेटा हमारे पास किसमें आता है, परमुटेशन में आता है। तो इन दोनों के बारे में बेटा मुख्तलिफ सवाल करेंगे 7.2 एक्सरसाइज में। तो देखिएगा जी बेटा 7.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट ही देख लें। वो लिखा है 20p3 मतलब कि 20 परमुटेशन 3 फाइंड आउट करना है या 20p3 फाइंड करना है। पहले मैं इसका जनरल फार्मूला लिखता हूँ, फिर हम सवाल की तरफ आएंगे। बेटा NPR का जो फार्मूला होता है वो होता है n फैक्टोरियल ओवर n माइनस r और होल का फैक्टोरियल। तो इसके मुताबिक बेटा मैंने यहाँ पे पहले इसको सिंप्लीफाई करना है। अब यहाँ पे देखें तो ये 20 किसकी जगह पे आया हुआ है, n की जगह पे आया हुआ है, और ये 3 किसकी जगह पे आया हुआ है बेटा, r की जगह पे आया हुआ है। तो इसके मुताबिक अब यहाँ वैल्यूज पुट करेंगे तो क्या आएगा जी, 20p3 बेटा ऊपर आता था n फैक्टोरियल, n यहाँ पे 20 है तो क्या बन गया जी 20 फैक्टोरियल। डिवाइड में क्या होता है n माइनस r, n है बेटा मेरे पास 20 माइनस r क्या है, r मेरे पास है 3, तो 20 माइनस 3 फैक्टोरियल। ठीक है जी। अब उसके बाद सिंप्लीफाई करते हैं तो ये बनेगा 20 फैक्टोरियल एज इट इज। 20 में से 3 निकाले तो बेटा 17 और ये आ गया फैक्टोरियल। अब ये जो 20 फैक्टोरियल, इसको 20 फैक्टोरियल का मतलब क्या है कि फर्स्ट 20 नेचुरल नंबर्स, तो फर्स्ट 20 नेचुरल नंबर्स की जो प्रोडक्ट है उसको कहते हैं बेटा 20 फैक्टोरियल। तो प्रोडक्ट की फॉर्म लिखेंगे तो 20 इंटू 19 इंटू 18, और 17 पे ब्रेक लगाना चाह रहा है क्योंकि नीचे 17 फैक्टोरियल मौजूद है। तो 17 पे ब्रेक लगाई तो यहाँ पे साथ क्या आ गया बेटा, फैक्टोरियल आ गया। और डिवाइड में हमारे पास है जी 17 फैक्टोरियल। अब बेटा इस 17 फैक्टोरियल से 17 फैक्टोरियल कट गया, और अब जो है 20 मल्टीप्लाई बाय 19 मल्टीप्लाई बाय 18 मेरे पास आ गया। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बनेगा 380 ज़रा 18 करेंगे तो जी बेटा 380 ज़रा 18 करेंगे तो 6840 तकरीबन बनेगा।
और जब कैलकुलेट करके देख लीजिएगा तो बेटा ये मेरे पास इस वैल्यू का आंसर आ गया। तो मैं कह सकता हूँ कि 20p3 जो है वो इक्वल आ गया बेटा 6840 पे। जी बेटा क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट देखिए, वो भी सेम ऐसा ही है। अब यहाँ पे बस फर्क क्या आ गया कि बेटा यहाँ पे n की जगह पे यहाँ पे 12 है और r की जगह पे क्या है 5 है। तो फार्मूला वही लगेगा n फैक्टोरियल मतलब कि 12 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r। तो 12 माइनस r की जगह बेटा 5 आ गया और ये फैक्टोरियल। तो ऊपर बन गया 12 फैक्टोरियल, नीचे हमारे पास 12 में से 5 निकाले तो 7 फैक्टोरियल आ गया। अब बेटा 12 को हमने 7 तक लेके जाना है। 12 फैक्टोरियल का मतलब है द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 12 नेचुरल नंबर्स। तो 12 मल्टीप्लाई बाय बनेगा 11 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 7 पे स्टॉप करना चाह रहे तो 7 के आगे फैक्टोरियल लगा दिया। डिवाइड में आ जाए तो यहाँ पे मेरे पास क्या है 7 फैक्टोरियल। 7 फैक्टोरियल कट गया। अब मेरे पास बच गया जी 12 मल्टीप्लाई बाय 11 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 8। बेटा इनको कैलकुलेट करें, मल्टीप्लाई करें तो ये बनता है 9504 शायद 40 9504 0 मेरा ख्याल है ये मल्टीप्लाई करके बनता है। इसको चेक कर लीजिएगा। तो बेटा 12p5 का मेरे पास आंसर आ गया 95040 95,040। तो ये मेरे पास इसका बेटा आंसर है। जी बेटा क्वेश्चन नंबर 1 का 5 पार्ट देखिए ज़रा, ये भी सेम ही है। 9p8 हमने फाइंड आउट करना है। यहाँ पे n की जगह पे 9 आ रहा है बेटा और r की जगह पे 8 आ गया। तो मतलब क्या होगा 9 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 9 माइनस 8 मतलब कि n माइनस r और ये फैक्टोरियल। तो ऊपर बन गया बेटा 9 फैक्टोरियल। 9 माइनस 8 होता है 1 तो 1 फैक्टोरियल आ गया। अब 9 फैक्टोरियल को बेटा 9 मल्टीप्लाई बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1 फैक्टोरियल। 1 फैक्टोरियल को 1 भी कह सकते हैं, तो फैक्टोरियल लगाने की जरूरत नहीं है। अब 1 फैक्टोरियल 1 होता है तो 1 यहाँ पे। अब बेटा इन तमाम नंबर्स को आप कैलकुलेट कर लें, मल्टीप्लाई कर लें। मल्टीप्लाई करने से मेरा ख्याल है इसका आंसर बनेगा 36 जी बेटा मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो 3628 और शायद 80 ये आंसर आपके पास आएगा। तो हम कह सकते हैं कि 9p8 इक्वल आ गया 362880। तो ये हमारे पास बेटा इसका आंसर आ गया। जी बेटा क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट देखिएगा। फर्स्ट पार्ट में लिखा हुआ है जी बेटा क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा है फाइंड द वैल्यू ऑफ n जबकि np2 इज इक्वल टू 30 दिया हुआ है। बेटा यहाँ पे परमुटेशन का फार्मूला लगाएंगे तो वो क्या होता है n फैक्टोरियल। तो n की जगह पे n ही है तो n फैक्टोरियल आ गया। डिवाइड में क्या आ गया n माइनस r। r की जगह पे बेटा 2 है तो n माइनस 2 फैक्टोरियल आ गया। अब फर्दर देखिएगा तो n फैक्टोरियल को n इंटू n माइनस 1 n माइनस 2 भी लिख सकता हूँ। क्यों? क्योंकि n फैक्टोरियल क्या है, इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। तो मतलब इनको प्रोडक्ट की फॉर्म में इससे पिछले नंबरों में लिखा जा सकता है। तो n इंटू n माइनस 1 लिखा है, n माइनस 2 एंड सो ऑन जहाँ तक भी लेकर जाना चाहते हैं। मैं बेसिकली क्या चाह रहा हूँ, चूँकि मेरे पास डिवाइड में n माइनस 2 मौजूद है तो मैं यहीं पे स्टॉप करना चाह रहा हूँ। तो जिस नंबर पे स्टॉप करना चाह रहा हूँ उसके बाद क्या आ जाएगा फैक्टोरियल आ जाएगा डिवाइडेड बाय n माइनस 2 और ये बेटा इक्वल किसके है, ये 30 के इक्वल है। तो अब यहाँ से n माइनस 2 फैक्टोरियल था ये वाला, तो ये इससे कट गया, बच क्या गया बेटा n इंटू n माइनस 1 इज इक्वल टू 30। इसको करने के दो तरीके हैं, दोनों तरीकों से कर देता हूँ। एक तो ये है कि बेटा n इंटू n माइनस 1 लिखा हुआ है तो इसको 6 इंटू 5 लिख सकते हैं। 6 5 का 30 होता है। अब यहाँ से अगर देखें तो n की जगह पे 6 है और n माइनस 1 क्या है 5, तो यहाँ से n हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा 6 आ जाएगा। एक तो यहाँ से डायरेक्ट आंसर 6 का n का निकल आया जो कि क्या है 6 है। एक और तरीका है इस इक्वेशन को सॉल्व करने का, उसको देखते हैं। बेटा इक्वेशन मेरे पास है n इंटू n माइनस 1 इज इक्वल टू 30। n को मल्टीप्लाई करेंगे तो n स्क्वायर माइनस n इज इक्वल टू 30 बना। बेटा ये प्लस का 30 इधर आगे माइनस 30 होगा तो n स्क्वायर माइनस n माइनस 30 इज इक्वल टू 0। तो ये n की फॉर्म में मेरे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती है। इसकी मिड टर्म ब्रेकिंग करते हैं तो n स्क्वायर माइनस 6n प्लस 5n माइनस 30 इज इक्वल टू 0। मतलब कि मुझे दो नंबर ऐसे चाहिए थे जिनको ऐड करके माइनस 1 बचे और मल्टीप्लाई करके माइनस 30 बने।
तो -5 को +5 को -6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -30 बनेगा और ऐड करने से -1 की बचेगा। अब बेटा दोनों में से देखें कुछ कॉमन है तो n कॉमन है तो n -6 आ गया, +5 कॉमन लिया तो n -6 आ गया इज इक्वल टू 0। यहाँ से n -6 इसमें भी है और इसमें भी, तो n -6 कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ से आ जाएगा बेटा n और यहाँ से +5 इक्वल टू 0। अब बेटा यहाँ पे पॉइंट समझ ले, दो नंबर हैं और ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं और आंसर क्या आ रहा है 0। ऐसा कब मुमकिन है कि दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं और आंसर 0 है? बेटा ऐसा उसी वक्त मुमकिन है जब इन दोनों में से कोई एक नंबर 0 होगा। जैसे मेरे पास एक नंबर है a मल्टीप्लाई बाय b, आंसर आ गया 0। ऐसा कब मुमकिन है? जब या तो a 0 हो या फिर b 0 हो या फिर ये दोनों 0 हो, तो ऐसा मुमकिन है। अदरवाइज कोई भी नंबर ऐसा नहीं है जिसको a को b के साथ मल्टीप्लाई कराएं या इसकी जगह पे कोई नंबर ऐसा रख लें 0 के अलावा कि आंसर क्या आ जाए 0, ऐसा मुमकिन नहीं है। सो लिहाजा अब दोनों नंबर का मुझे नहीं पता कौन सा 0 है, तो इसलिए मैं दोनों को ही 0 के इक्वल रख लेता हूँ। तो n -6 इज इक्वल टू 0 और n +5 इज इक्वल टू, तो यहाँ से n की वैल्यू बेटा कितनी आ गई 6 आ गई और यहाँ से n की वैल्यू क्या आ गई -5 और यहाँ से मैं n की वैल्यू पॉजिटिव लूँगा जो कि 6 है। क्यों लूँगा? क्योंकि बेटा हमने पढ़ा है कि फैक्टोरियल जो है वो नेचुरल नंबर पे डिफाइंड होता है। 6 एक नेचुरल नंबर है जबकि -5 नेचुरल नंबर नहीं है बल्कि क्या है, ये इंटीजर्स में आ जाता है। तो इसका मतलब n इज इक्वल टू -5 ये हमारा आंसर नहीं होगा। हमारा आंसर क्या होगा n इज इक्वल टू 6। तो बेटा ये हमने n की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। दोनों तरीकों से कर सकते हैं, उस वाले से भी कर ले चाहे इस वाले से कर ले, आपकी मर्जी है। उम्मीद करता हूँ आपको इस सवाल समझ आया होगा। बेटा ये वाला कंसेप्ट एक दफा दोबारा समझ लीजिएगा। मैं कहता हूँ मेरे पास एक नंबर 5 है, इस नंबर को किस नंबर से मल्टीप्लाई करो कि आंसर 0 आ जाए। तो मेरा नहीं ख्याल कि 0 के अलावा कोई नंबर ऐसा है जिसको मल्टीप्लाई करने से आंसर 0 आ जाएगा। तो पता ये लगा कि दूसरा नंबर यहाँ पे 0 होना लाजमी है। अगर दो नंबर की प्रोडक्ट 0 आ रही है तो इन दोनों में से कोई एक नंबर का 0 होना लाजमी है, तो ही आंसर 0 आएगा। इसलिए यहाँ पे जब दो नंबर की प्रोडक्ट हो रही थी और आंसर 0 आया था तो मुझे नहीं पता कौन सा 0 है, तो इसलिए मैंने दोनों को 0 के इक्वल रखा और फिर फर्दर सॉल्व किया। बेटा क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट अच्छा सवाल है, समझिएगा जरा गौर से। बेटा यहाँ पे अब 11 जो है ये किसका काम कर रहा है, n का, और यहाँ पे ये जो n है ये काम कर रहा है r का। तो इस पर फार्मूला लगाते हैं npr का, तो वो क्या होगा n फैक्टोरियल मतलब कि 11 फैक्टोरियल ओवर n है हमारे पास बेटा 11 माइनस r क्या है, r है n, तो 11 माइनस n फैक्टोरियल आ गया इक्वल किसके बेटा 11.10.9। अब यहाँ पे एक बात समझिएगा बेटा, 9 देखिए कंसेक्यूटिव नंबर है, 11 के बाद 10 आ रहा है, 10 के बाद 9 आ रहा है, 9 के बाद क्या आएगा बेटा 8 आएगा। तो अगर मैं 8 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई भी कर देता हूँ और 8 फैक्टोरियल से डिवाइड भी कर देता हूँ तो मेरा ख्याल है कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ लेकिन आपने ये जरूर पढ़ा हुआ है कि अगर कंसेक्यूटिव नंबर्स हों तो लास्ट वाले नंबर का फैक्टोरियल फर्स्ट वाले पे शिफ्ट हो जाता है। तो इधर है बेटा 11 फैक्टोरियल ओवर 11 माइनस n फैक्टोरियल। यहाँ पे बेटा अब इसका जो फैक्टोरियल है वो शिफ्ट होगा फर्स्ट वाले नंबर पे, तो क्या बन गया 11 फैक्टोरियल बन गया। और यहाँ से डिवाइड में आए तो ये बेटा मेरे पास क्या है 8 फैक्टोरियल है। अब बेटा ये 11 फैक्टोरियल इधर आके डिवाइड होगा, ये जाके मल्टीप्लाई होगा, सिंपलीफाई करेंगे तो मेरा ख्याल है कि आप यूँ भी समझ सकते हैं कि यहाँ पे 11 फैक्टोरियल यहाँ पे 11 फैक्टोरियल है, तो यहाँ पे जो वैल्यू होगी वही इसके इक्वल होगी। तो मतलब कि 11 माइनस n इक्वल होगा किसके बेटा 8 के। नीचे डिनोमिनेटर में जो फैक्टोरियल के साथ वैल्यू है वो इस पर डिनोमिनेटर के फैक्टोरियल के इक्वल होगी। तो यहाँ से बेटा अगर मैं n निकालूँ तो ये माइनस का n उधर जाके क्या होगा प्लस का n होगा, तो 11 इज इक्वल टू 8 प्लस n। अब ये प्लस का 8 इधर आगे क्या होगा बेटा माइनस का 8 हो जाएगा, तो 11 माइनस 8 इज इक्वल टू n। तो यहाँ से n आ गया बेटा, 11 में से 8 निकालेंगे तो 3 आ गया। तो ये हमने n की वैल्यू निकाल ली। बेटा दूसरा कंसेप्ट ये समझ लें कि ये 11 फैक्टोरियल इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आगे क्या होगा डिवाइड। तो यहाँ से मैं इसको आगे फर्दर सॉल्व कर देता हूँ। तो देखिएगा ज़रा 11 फैक्टोरियल ओवर 11 माइनस n फैक्टोरियल था बेटा, ये 11 फैक्टोरियल इधर आके डिवाइड हो गया 1 ओवर 11 फैक्टोरियल बन गया। यहाँ मेरे पास बचा हुआ 1 ओवर 8 फैक्टोरियल। अब बेटा इस 11 फैक्टोरियल से 11 फैक्टोरियल कट गया, अब मेरे पास इधर बचा हुआ है 1 ओवर 11 माइनस n फैक्टोरियल और इधर बेटा है 1 ओवर 8 फैक्टोरियल।
अब इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास बेटा बनेगा 11 माइनस n फैक्टोरियल इक्वल टू 8 फैक्टोरियल। अब फैक्टोरियल वाली वैल्यूज को कंपेयर करते हैं बाय कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट्स ऑफ अ फैक्टोरियल कह लें तो यहाँ से 11 माइनस n इक्वल आ जाएगा बेटा 8 और ये फर्दर फिर इस तरह ये सॉल्व हो जाएगा। तो दोनों तरीकों से आप कर सकते हैं जो आपको आसान लगे। उम्मीद करता हूँ बेटा आपको ये सवाल समझ आया होगा। जी बेटा क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट देखिएगा। इसमें बेटा रेशो वाला सवाल हमारे पास आ गया। पहले रेशो का कंसेप्ट क्लियर करते हैं फिर आगे क्वेश्चन की तरफ आएंगे। बेटा मेरे पास लिखा हुआ है a रेशो b, इसका मतलब होता है a ओवर b या a डिवाइडेड बाय b। तो मैं रेशो को डिवाइड की फॉर्म में लिख रहा हूँ ताकि आपके लिए आसानी रहे। तो बेटा ये बनेगा np4 डिवाइडेड बाय n-1p3। इस रेशो को बेटा मैंने डिवाइड की फॉर्म में लिखा है। तो 9 रेशो 1 जो है 9 डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। अब बेटा इस पे परमुटेशन का फार्मूला लगाते हैं तो बनेगा n फैक्टोरियल ओवर n माइनस r। r यहाँ पे बेटा क्या है 4, तो 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, अब यहाँ पे n की जगह पे n-1 है तो n-1 फैक्टोरियल और डिवाइड में आएंगे तो n-1 माइनस r। ये बेटा n-1 बेटा यहाँ पे n का काम कर रहा है तो n माइनस r क्या है बेटा वो 3 है और इसका होल फैक्टोरियल और इज इक्वल टू 9 को 1 पे डिवाइड भी कर लें तो आंसर क्या रहता है 9 ही रहता है। अब बेटा ये मेरे पास बन गया n फैक्टोरियल, डिवाइड में आ गया n-4 फैक्टोरियल। इस डिवाइड को जब मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे नीचे वाली वैल्यू ऊपर, ऊपर वाली नीचे आ जाएगी। तो ये n-1 -3 था तो -1 और -3 मिलके -4 फैक्टोरियल न्यूमिनेटर में चला गया और न्यूमिनेटर में बेटा क्या है n-1 फैक्टोरियल डिनोमिनेटर में आ गया। मल्टीप्लाई करने से डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करा तो नीचे वाली वैल्यू ऊपर चलेगी, ऊपर वाली नीचे आ गई। अब बेटा ये जो n फैक्टोरियल लिखा हुआ है इसको n इंटू n-1 और यहाँ पे फैक्टोरियल लगा के स्टॉप कर दूं। डिवाइडेड बाय क्या है भाई n-4 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय n-4 फैक्टोरियल, बेटा सॉरी फॉर दैट यहाँ पे 9 के इक्वल है और डिवाइड में आ जाए तो n-1 का फैक्टोरियल इक्वल टू क्या आ गया जी 9। अब बेटा n-1 फैक्टोरियल से कट गया, n-4 फैक्टोरियल n-4 फैक्टोरियल से कट गया तो यहाँ से बच क्या गया बेटा ऊपर बच गया n, तो n इज इक्वल टू क्या आ गया 9। आसान सवाल था, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। जी बेटा ये जो थी आपने क्वेश्चन नंबर 2 तक कंप्लीट कर लिया इसको। उम्मीद करता हूँ लोगों को समझ आया होगा। फिर भी किसी भी किस्म का कोई कन्फ्यूजन आपके जहन में रह गई हो तो मुझसे कमेंट्स करके जो है वो शेयर कर सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं। बाकी इंशाल्लाह 7.2 के जो बकिया क्वेश्चन है वो अगली वीडियो में इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।